हेलो एवरीबॉडी। आज है 10 अगस्त और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे पहले भी आर्टिकल ये डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन इसमें कुछ नया है, तो इसलिए इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में अभी 34 साल के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। अब तक 3 बार हमने एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेज लेकर के आए हैं। तो इस बार 2020 में 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आए। तो इसके कई सारे पॉजिटिव्स है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा गवर्नेंस पर लाना है एजुकेशन सिस्टम में, और जो कटिंग एज रिसर्च बेस्ट प्रैक्टिस, जो रिसर्च की जो अभाव है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एक अच्छा प्रैक्टिकल बेस, एक न्यू भारत का निर्माण करना है। न्यू भारत के लिए जो न्यू पीढ़ी के लिए एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा एजुकेशन क्वालिटी, एक अच्छा स्किलफुल, ताकि आने वाले वक्त में हमारे जो आबादी है ये कह लें कि पॉपुलेशन डाइजेस्टर ना बन करके स्किल और डेवलपमेंट डाइजेस्टर बने। ठीक है, यानी कि आबादी ज़्यादा है हमारे देश की, तो ये आबादी को हम सही तरीके से यूटिलाइज़ तभी कर पाएंगे जब हमारा एजुकेशन बहुत ही कह लें कि आला होगा। ठीक है, तो पॉलिसी यही फोकस करता है, यूनिवर्सलाइज करता है एजुकेशन को, और कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को भी परमिशन इसमें दी गई है कि हमारे देश में वो जो है कह सकते हैं कि वो अपना कह लें कि एंट्री मार सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी एजुकेशन क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाने से हमारे एजुकेशन में सुधार होगा। तकरीबन 2 करोड़ स्कूल के बच्चे को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, और इसमें देखिए प्राइवेट प्लेयर को भी जो है इसमें काफ़ी बड़ा अहम रोल होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में। तो ये चीज़ है द डिसमेंटल्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर सब्जेक्ट इन स्कूल एंड प्रोविज़न ऑफ मल्टीपल इंटेलेक्ट ऑप्शन इन हायर एजुकेशन। तो जो एक्स्ट्रा जो बर्डन, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलम, जो कि ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें कह लें कि रटने रटाने की चीज़ें, जो कि कह लें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पंगु बनाए हुए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है एग्ज़िट होगी, और हाई एजुकेशन की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट बढ़ाया जाएगा। All of the learners estimated have exposed at least vocational skill in the next 5 years, thereby making shift from the rote learning to applied learning। तो इस्टेब्लिशमेंट है सरकार द्वारा की गई है परख, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट कि एजुकेशन की जो हमारी जहाँ तक हम इम्प्रूवमेंट होगी इसमें चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो इसका असेसमेंट भी होता रहेगा एजुकेशन का। और एजुकेशन होगा, असेसमेंट करने के लिए बनाया गया परख, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो ये रिव्यू करेगी, एनालिसिस करेगी नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की किस तरीके से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्क कर रहा है। ठीक है, दिस सेंटर हेल्प इन फैसिलिटेटिंग एविडेंस पॉलिसी एंड ऑल्सो हेल्पिंग एवेल्युएटिंग द लर्निंग आउटकम्स यूजिंग ऑल इनबिल्ट डाटा सिस्टम। तो चीज़ें वही चलेगी। ठीक है, फोकस किया जाएगा लर्निंग आउटकम पर। द करिकुलम फॉर टीचर स्टूडेंट इज डिजाइन टू इंक्लूड मल्टी प्रोग्राम एंड द ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड selection and development system for teaching planning and transfer is created। तो creation of academic credit bank provide impact research grant autonomy इंटरस्टिलाइजेशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, इसलिए मैं ज़रूरत फास्ट में इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए एजुकेशन को फंडिंग करने के लिए कई सारे हमने ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए कई सारे इंटरनेशनलाइजेशन तरीके से जो है कई सारे लोगों को इसमें अनुमति प्रदान की गई है कि अगर वो चाहे तो फंडिंग कर सकते हैं, चाहे तो रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रीमिंग द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर बाय रिप्लेसिंग ओवर रेगुलेशन विद सिंप्लीफाइड एंड सिंगुलर रेगुलेटर विल बी हैव द वे ऑफ मिनिमल एसेंशियल रेगुलर विद एन एसेंशियल इफेक्टिव गवर्नेंस। तो जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारा सिस्टम पेचीदा है, कई सारे रेगुलेटर, कई सारे ओवर रेगुलेशन है, तो ये सब को एक सिंगल रेगुलेटर तरीके से जो है इसको यूटिलाइज किया जाएगा। द फोकस्ड ऑन द एस्पेक्ट सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम। तो ये सब मकसद है हमारा। तो ये था आर्टिकल। ठीक है, तो अगला आर्टिकल है प्रीलिम्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेडू।
तो बेडू क्या है? बेडू एक नेविगेशन सैटेलाइट है और ये डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। और यूएसए का जो सैटेलाइट है ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो अब इन दोनों के नेविगेशनल सैटेलाइट के बीच में राइवलरी देखने को मिलेगी कि बैदो के थ्रू यूएसए के डाटा को जो है चाइना जो है लेने की कोशिश करेगा। और ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम जो कि यूएसए का है, तो ये जो है चाइना के ऊपर नज़र रखने की कोशिश करेगी। तो दोनों के बीच में राइवलरी रहेगा, ये बात कंसर्न है। तो इट प्रोवाइड पोजिशनिंग सर्विस। तो इसका काम क्या होता है ना कि आपको एक्चुअल पोजीशन बताता है, ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी, मेडिकल रेशियो। तो ये सब कर पाते हो आप, प्लानिंग कर पाते हो, मैनेजमेंट कर पाते हो, ये सब चीज़ें नेविगेशनल सैटेलाइट जो आपको एक्चुअल जो है डायरेक्शन और चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्चिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन। तो इससे कई सारे फ़ायदा है। आपको जब एक डेस्टिनेशन पता चल जाए तो शॉर्ट मैसेज अगर आपको ये हो जाए तो काफ़ी कम समय में आप जो है उसको अच्छे तरीके से लेकर के चल सकते हो। तो चाइना ने 1994 से ये काम में लगा हुआ था। तो 55 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है चाइना ने जियो स्टेशनरी मतलब जहाँ पर स्थिर रहता है सैटेलाइट, जहाँ पर से गिरती नहीं है, जहाँ पर क्या ग्रेविटी होती है, तो वहाँ पर सैटेलाइट पर जो है चाइना नेविगेशनल सैटेलाइट पर 1994 से काम कर रहा है। जो कि 55 जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो वहाँ पर रख चुका है। तो चाइना ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग नेविगेशन सर्विस टू कंट्रीज टेकिंग पार्ट इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का चल रहा है, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए चाइना क्या कर रहा है, कई सारे देशों को जो BRI प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर चुका है, तो उनको भी नेविगेशनल सर्विस प्रोवाइड कराएगा। बेडू जो उनका नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इनके थ्रू BRI प्रोजेक्ट को भी उनके डेस्टिनेशन, उनके सारे चीज़ों को जो है चाइना प्रोवाइड करवाएगा। तो डेवलपमेंट यूएसए के रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ बैदू हैव द ह्यूज इम्प्लीकेशन इन सिक्योरिटी। तो कंसर्न है, अगर बैदू जैसा अगर नेविगेशनल सैटेलाइट चाइना डेवलप कर ले तो यूएसए को काफ़ी चीज़ों में जो है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, कई सारी चीज़ों में जो है उनको कंसर्न हो सकता है। तो देखेंगे कई सारे जो सैटेलाइट है, नेविगेशनल सैटेलाइट, किन किन देशों के पास कौन से नेविगेशनल सैटेलाइट है और वो किस तरह से काम करता है। तो काम किस तरह से करता है वो तो आप जानते ही है, नाम जान ले क्योंकि पीटी में सवाल बन सकता है। तो यूएसए का जो नेविगेशनल सैटेलाइट है वो जीपीएस है, और रसिया का जो है वो है ग्लोनास है, यूरोप का गैलीलियो है, जापान का क्यूजिस है, इंडिया का नाविक है। तो हमारे नाविक के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जान लो। तो नाविक एक हमारा नेविगेशन सैटेलाइट है। तो इसको हमने बनाया था रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो भारत के तकरीबन 1500 किलोमीटर के रीजनल एक्सटेंडिंग को रीजनल जो है हमारा दायरा है उसको नेविगेट करती है। और ये डेवलप किया गया है, इसको IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसरो के द्वारा ये जो है डेवलप किया गया है। तो अब्रोड 1500 किलोमीटर तक ये जो है नेविगेशन करता है। तो आगे का प्लान फ्यूचर एक्सटेंशन की है कि इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। तो नाविक हमारा नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको याद रखना। और मिलिट्री पर्पज़ से भी जो है हमारा सैटेलाइट इसको इनक्रिप्टेड है, जो नेविगेशनल मिलिट्री पर्पज़ से है वो इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब आप जानते होंगे, इनक्रिप्टेड का मतलब जो एक चीज़ होता है लॉक्ड होता है, कि जिसको कुछ उनके लिए सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड जो है उन्हीं के पास होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करती है। तो आप पासवर्ड नहीं ले सकते, जो जो ऑपरेट कर रही है वो ही पासवर्ड जानती है। तो मिलिट्री के पर्पज़ से जो नेविगेशन होता है वो चीज़ें जो है इनक्रिप्टेड होती है, उनका पासवर्ड होता है, जो कि डिफेंस जो सेक्टर है उनको पता होता है। तो ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन पॉलिसी की अभी हम तारीफ कर रहे थे, तो मेन GS52 गवर्नेंस आर्टिकल को रीड कर ले। अब हम थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी की क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, देखिए क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के करेंगे, रेलेवेंट क्रिटिसाइज होगा। ठीक है, तो भारत सरकार देखिए क्या है ना कि कैपेसिटी तो बहुत है, नो डाउट कैपेसिटी बहुत है, लेकिन कोई भी स्कीम हो, चाहे फिर कोई भी सरकार का योजना या फिर कोई भी सरकार की लॉ, ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब होती है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब होती है। अब हम कहते हैं कि तकरीबन 60 करोड़ लोग PDS सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं, 75 करोड़ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फैक्ट अगर तलाश करने के लिए अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि हालत बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है, लोग मतलब भूखे मर रहे हैं। तो ये स्थिति होती है। तो ग्राउंड रियलिटी
पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और डाटा बनाना, रिपोर्ट बनाना और फिर उसको पब्लिक डोमेन में इशू कर देना, ये बिल्कुल जो है हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। और ग्राउंड फैक्ट चेक बहुत कम होता है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या करते हैं, उनको वही करना है। जानते हैं कि स्कूल खुलती है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ बच्चे नहीं आते हैं, टीचर नहीं आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सब जा कर के अटेंडेंस बना देते हैं। तो चीज़ें इसी तरीके से हमारे देश में चलती है, तो काफ़ी ख़राब इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या है ना कि ये इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से नहीं हुआ, तो जैसा कि हमारा हर एक सिस्टम, हर एक प्रोग्राम, हर एक स्कीम जो है क्रॉनिक का भेंट चढ़ जाता है, ब्यूरोक्रेसी का भेंट चढ़ जाता है। एक बहुत लंबा प्रोसेस, एक बहुत कह लें कि लोग उलझ करके रह जाते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको कैसे हल्का किया जा सकता है, इसका वजह क्या है, कहाँ पर लोड है। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी ओवरलोड, यानी कि हमारा ब्यूरोक्रेसी के पास जो है, यानी कि जो आईपीएस, आईएएस, आईएएस जो अधिकारी है, जितने भी ब्यूरोक्रेस हैं, कह लें सेंटर लेवल पर चाहे वो स्टेट लेवल पर, इन लोगों के पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के पास नहीं है, या फिर मेन फोर्स नहीं है, ठीक है। तीन बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेन फोर्स नहीं है, कैपेबिलिटी भी कमी है। देखिए, बहुत सारे लोग कैपेबिलिटीज़ की अगर बात है तो देखिए, कह सकते हैं अगर कोई चीज़, अगर आपको एक काम है कि आपको करना है, लेकिन आप देखते हैं कि आपके जो साथी बगल वाला है वो उस काम को नहीं कर रहा है, तीसरा फिर आप उसको देखते हैं वो नहीं कर रहा है, चौथा नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक स्वाभिमानी इंसान हैं, आप एक कर्तव्य निष्ठ इंसान है, चाहते हैं कि आप अपने ड्यूटी को पूरा करें, अपने काम को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। लेकिन अब क्या होता है ना कि एक इन्वायरमेंट में आप जो है फंस करके रह जाते हैं। आपको लगता है कि जब चीज़ें इसी तरीके से चल रही है, तो मैं अकेला में क्या करूं, मतलब मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे सारे लोग हैं। तो इंसान क्या होता है ना, आदत ख़राब हो जाती है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े बातें होती है, बहुत पहले होती है, ठीक है, कि ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन जब इंसान जब सिस्टम में जाता है, तो फिर सबको देखता है, तो फिर उसी तरीके से इन्वायरमेंट में खुद को भी ढाल लेता है, और फिर चीज़ें जो है कुछ सुधार नहीं होती है। तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है, ये चीज़ें जो है सबसे बड़ा स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना होने का रिपल्सन है। तो शॉर्टेज है, पब्लिक रिसोर्स की कमी है, पुअर मॉनिटरिंग है, अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बहुत ख़राब है, डिफरेंट पॉलिटिकल मोटिव से करो तो सरकार भी जो है रोड अटकाती है, डिलेज डिस्टर्बेंस ऑफ फंड भी डिलेट हो जाता है। जैसे मनरेगा की बात कर ले, अभी कह ले कि तकरीबन एक 3 4 5 महीने का जो है बकाया जो है मनरेगा वर्कर का है, लेकिन अभी एक इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, कि दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है अभी ड्यूज में रखा हुआ है। तो फंड जो है सरकार टाइमली नहीं करती है, तो ब्यूरोक्रेटिक ओवरलोड है। लोकल ब्यूरोक्रेट मैन हैविली अंडर रिसोर्स्ड है टू की सब फ्यूचर ऑफिसर विद द फ्यू और रिसोर्सेज वर्ड्स ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट स्कीम। तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कई सारे कंसर्न है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी यही समस्या होगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है, तो ये तय करेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे आने वाले कल को, आने वाले बच्चों के भविष्य को क्या बनाएगा, या हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है इसको अगर जब तक दूर नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, तो चीज़ें ठीक से नहीं चलेगी। जहाँ तक बात है, हमने वादा तो किया कि 6% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक हम खर्चा कर देंगे एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए, और प्रैक्टिकली तौर पर जो है इन्हेंस करने के लिए, इनरोलमेंट हायर स्कूल को बढ़ाने के लिए, मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार ने जो भी कहा है कि 6% हमने बढ़ा दिया है, मतलब हमने एजुकेशन पर खर्च बढ़ा दिया। तो ये एजुकेशन पर खर्च अगर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं चली, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और फिर रहा सवाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट करें, और कह लें कि जो टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्कूल है, और फिर जो कुछ भी जो उन वहाँ के जो स्टॉक होल्डर है, अगर वो अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि इसे आने वाले वक्त में कुछ चेंजिंग आ सकता है। तो ये था आज का आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।